अजनबी बना हम सफर 61-70 एपिसोड। रात का वक्त रिया अपने घर आकर रेडी होकर युग के साथ डिनर के लिए निकलने लगती हैं। तभी उसे नील देखते हुए बोला, रिया तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? वो भी इतना तैयार होकर। इस पर रिया नील को देखकर बोली, नील तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किसके साथ जा रही हूँ, और मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो तुम्हें मेरी इतनी फिक्र हो रही है। मैं एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर हूँ और मैं अपने अच्छे बुरे दोनों का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। बोलकर वो वहां से निकल जाती है और नील बस अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम कियारा को देखकर बोला, वाइफी क्या अब तुम रेडी हो गई हो? तो हम चले, अब हमें निकलना चाहिए, नहीं तो पार्टी शुरू भी हो जाएगी। प्रेम की बात सुनकर कियारा चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हुए बोली, हब्बी आई एम रेडी। बोलकर वो प्रेम को देखने लगती है। जब प्रेम की नजर कियारा पर पड़ती है तो कुछ पलों के लिए तो वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाता है और बस कियारा में ही खो जाता है। प्रेम को ऐसे खुद को निहारते देखकर कियारा थोड़ी सी शर्मा जाती है और प्रेम से बोली, हब्बी ऐसे क्या देख रहे हो तुम? इस पर प्रेम बेसे ही खोए अंदाज में बोला, देख रहा हूँ कि भगवान ने मेरे नसीब में सबसे ज्यादा कीमती हीरा दिया है, जो मेरे लिए दुनिया में सबसे बेसकीमती है और जिसे देखने का और छूने का हक बस मेरे ही पास है। इस पर कियारा प्रेम के करीब आकर बोली, पर वो हक आप खुद से कभी लेते नहीं हो हब्बी, हर बार में ही अपने कदम आगे बढ़ाती हूँ, तब जाकर आप मेरे तरह अपने कदम बढ़ाते हो, वरना आप तो मुझे छूने से आज भी डरते हो। कियारा की बात पर प्रेम बस मुस्कुरा देता है और उसे देखकर बोला, वाइफी क्या अब हम चले, वरना मेरा मूड बदल सकता है। इस पर कियारा मुस्कुराकर बोली, बेसे हब्बी आप अपना प्लान रिटर्न लौटने पर भी बना सकते हो। बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और प्रेम बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगता है। फिर वो भी कियारा के पीछे चला जाता है। वहीं दूसरे रूम में नताशा तैयार होकर आयान से बोली, आयान आ तुम्हें क्या हुआ है जो तुम मुझे ऐसे अचानक से कहीं लेकर जा रहे हो, वरना तुम तो मुझे कहीं ले जाने के लिए रेडी ही नहीं होते हो। इस पर आयान मुस्कुराकर बोला, जान तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है जो तुम्हें चलने पर ही पता चलेगा, इसलिए जल्दी चलो कहीं तुम्हारा सरप्राइज तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। आयान की बात सुनकर कियारा अजीब सा मुस्कुराती है और बोली, चलो जान चलते हैं। अंजलि, अहम जी, नीलिमा, रोहन, तान्या और दोनों बच्चे सारे लोग वहीं पर बैठे थे और नताशा के मोम डैड कहीं बाहर गए हुए थे। तभी उनके पास प्रेम और कियारा आकर बोले। प्रेम बोला, बुआ, कियारा और मैं हम दोनों बाहर जा रहे हैं और हमें आने में देर हो जाएगी, तो आप हमारे लिए परेशान मत होना और हम डिनर बाहर से ही करके आएंगे। इतना बोलकर वो शांत हो जाता है। इस पर अंजलि जी बोली, प्रेम बेटा तुम जहां चाहो वहां अपनी बीवी को लेकर जा सकते हो, तुम्हें हमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। तो वो दोनों भी मुस्कुराकर वहां से बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां पर आयान और नताशा भी आ जाते हैं और नताशा भी अंजलि से बोली, मोम आयान ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है, तो क्या हम दोनों जाए? इस पर अंजलि जी फिर से हाँ में अपना सर हिलाकर उन्हें जाने का इशारा करती है, तो वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। वहीं अब नीलिमा रोहन को अपनी कोहनी मारकर बोली, देखा तुमने मेरे दोनों भाई कितने अच्छे और रोमांटिक है, जिन्होंने अपनी बीबी के लिए सरप्राइज डेट अरेंज की है, और एक तुम हो अनरोमांटिक पसंद। बोलकर वो अपना मुंह फुला लेती हैं, जिसे ऐसे देखकर रोहन अपना बेचारा सा मुंह बनाकर उसे देखने लगता है। वहीं अंजलि उन दोनों को देखकर बोली, रोहन बेसे तुम्हें नहीं लगता मेरी बेटी को तुमसे काफी सारी शिकायत है? तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना तुम दोनों की शादी भी आयान और नताशा के साथ ही करवा दे, ताकि तुम दोनों फिर आराम से एक दूसरे की सारी शिकायतों को दूर करते बैठना। इतना बोलकर वो मुस्कुरा देती हैं। वही अपनी शादी की बात सुनकर नीलिमा खुश हो जाती है, तो रोहन थोड़ा सा झेप जाता है। वही उन्हें ऐसे देखकर आयु हंसते हुए बोली, नानी मां लगता है नीलिमा बुआ को अपनी शादी की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, देखो तो जरा बुआ के गाल कैसे रेड रेड हो गए हैं। आयु की बात सुनकर नीलिमा उसे आंखें दिखाकर बोली, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है। वही प्रेम कियारा को यहाँ के सबसे बड़े होटल की टॉप फ्लोर की छत पर ले आता है, जहां से पूरा मुंबई आराम से दिख रहा होता है और वहां के पूरे फज में गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई होती हैं और उस छत को बहुत ही प्यारे तरीके से डेकोरेट किया गया था और वहां पर हर जगह बलून और कैंडल को लगाया गया था। साथ ही चांद की रोशनी वहां के माहौल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही होती है। साथ ही वहां पर कैंडल लाइट डिनर का भी बहुत ही खूबसूरती से इंतजाम किया गया होता है। प्रेम जैसे ही कियारा को वहां पर लाता है, उसके ऊपर बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियां आकर गिरने लगती हैं, जिसे देखकर कियारा एकदम से हैरान हो जाती है और अपने ऊपर गिर रही पंखुड़ियां को ऐसे खुद पर गिरते देख खुश हो रही होती हैं और साथ ही उनके साथ खेलने लगती हैं। उसे ऐसे खुश देखकर प्रेम को बड़ा ही सुकून मिल रहा होता है। फिर जैसे ही फूलों का गिरना बंद होता है, कियारा अपनी नजरें वहां से हटाकर पूरे टेरेस को देखती है
तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है और वो उस पूरे टेरेस को अपनी चमकती हुई आंखों से देखने लगती है। तभी प्रेम उसके पास जाकर पीछे से उसके कंधे पर अपना सर रखकर और अपनी दोनों बाहों को कियारा की कमर में लपेटकर कियारा के कानों में बोला, पसंद आया वाइफी? इस पर कियारा हाँ में अपना सर हिला देती है और प्रेम के तरफ पलटकर उसके पैरों पर अपने पैरों की उंगलियों से खड़ी होकर उसके गर्दन में अपनी दोनों बाहों को डालकर उसकी आंखों में देखकर बोली, हब्बी आपका ये सरप्राइज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। बोलकर वो उसके गालों पर किस कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आयान ने भी नताशा के लिए एक बहुत ही फेमस और बड़ा पूरा का पूरा रेस्टोरेंट नताशा के लिए सरप्राइज डेट के लिए बुक कर लिया था, जहां पर वहां के गार्डन को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। साथ ही उनके डिनर टेबल तक के पूरे रास्ते में रेड कार्पेट बिछाया गया था और साथ ही उन्हें फूलों से ढक दिया गया था। जैसे जैसे नताशा अपने कदम आगे बढ़ाते जा रही होती हैं, बेसे बेसे ही वो और भी ज्यादा हैरान और खुश दोनों होती जा रही होती हैं। उनके डिनर का टेबल स्विमिंग पूल के साइड बना होता है और उस पूरी जगह को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था और साथ ही कोई उस जगह को देखता तो उसे समझ आ जाता कि इस डेट को अरेंज करने में ही लाखों का खर्चा हुआ होगा। फिर आयान नताशा को एक जगह पर लाकर खड़ा कर बोला, जान क्या आपको ये सरप्राइज पसंद आया? इस पर नताशा आयान के गले लगते हुए बोली, जान तुम्हारा ये सरप्राइज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। बोलकर वो बच्चों की तरह खुश होने लगती हैं और उसे खुश देखकर आयान बोला, तुम्हारी इसी मुस्कान के लिए मैं पूरी दुनिया से भी लड़ सकता हूँ जान, बस तुम ऐसे ही मुस्कुराते रहा करो। बोलकर वो भी मुस्कुरा देता है। वहीं दूसरी तरफ नीलिमा के ऐसे नाराज होने से रोहन भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो आधे घंटे में ही अपनी एक टीम को बुलाकर घर की टेरेस को पूरी तरह से सजा देता है और वहां पर ही एक कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट कर देता है और नीलिमा की आंखों को बंद कर अपने साथ लेकर टेरेस पर आ जाता है। नीलिमा गुस्से से रोहन को बोली, क्या है रोहन, ऐसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे, और ये आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है तुमने? खोलो इसे और कुछ तो बोलो, ऐसे शांत क्यों हो तुम, बताओ मुझे। तभी रोहन उसे एक जगह पर लाकर खड़ा कर देता है और उसके आंखों से पट्टी को हटा देता है। पट्टी के हटते ही नीलिमा उस पर गुस्सा करने वाली होती है, मगर जब वो टेरेस को देखती है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो रोहन को देखकर बोली, ये सब तुमने मेरे लिए किया? इस पर रोहन बोला, नीलू क्या ये तुम्हें पसंद आया? इस पर नीलिमा जोर से अपना सर हाँ में हिला देती है और उसके पास आकर उसके गले लगकर बोली, थैंक्स रोहन, तुमने इतने कम समय में मेरे लिए इतना सब किया। बोलकर वो उसके गालों को चूम लेती है। तभी रोहन उसे बोला, नीलू मैं जानता हूँ कि मुझे अपनी फीलिंग तुम्हारे सामने एक्सप्रेस करते नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करती हो। बोलकर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस पर नीलिमा भी बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बुद्धू। बोलकर वो भी उसे कसकर गले लगा लेती है। इधर युग और रिया भी युग के पसंद के रेस्टोरेंट में आए थे, जिसे युग ने रिया के लिए बुक तो किया था, पर रिया को ये ना लगे कि उसके लिए ही स्पेशल सारी अरेंजमेंट हुई है, इसलिए उसने कुछ भी खास नहीं किया था, पर भी वो सब काफी खास था। दूसरी तरफ कियारा प्रेम से अलग होती है और चारों तरफ देखकर बोली, मुझे नहीं पता था मेरे हब्बी कभी इतने अच्छे से मुझे इस तरह सरप्राइज भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे पहले कभी इस तरह सरप्राइज नहीं किया, मगर आज कुछ अलग ही बात है। कियारा की बात सुनकर प्रेम उसके माथे पर किसकर बोला, वाइफी चलो डिनर करते हैं। बोलकर वो उसे अपने साथ चेयर तक लाता है और एक जेंटलमैन की तरह चेयर खींचकर उसे चेयर पर बिठा देता है। कियारा उसे ऐसे करते देख मुस्कुरा देती है, क्योंकि ये प्रेम का हमेशा का ही था। वो हमेशा कियारा को किसी छोटे बच्चे की तरह ही ट्रीट किया करता था, जो कियारा को बहुत ही अच्छा लगता है। प्रेम बड़े ही प्यार से दोनों के लिए डिनर निकालता है और अपने हाथों से कियारा को किसी बच्चे की तरह खिला रहा होता है और कियारा भी बड़े प्यार से उसकी आंखों में देखकर खा रही होती है, साथ ही वो उसे भी बड़े प्यार से खिला रही होती है। कियारा प्रेम को प्यार से देखते हुए बोली, हब्बी तुम्हें पता है मैं खुद को इस दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की मानती हूँ, क्योंकि आप मेरे पास मेरे साथ हो, जो मेरे बिना कहे मेरे दिल की सारी बातें जान लेते हो, जो मेरे बिना कहे ही मुझे इतने अच्छे से समझ लेते हो, यहाँ तक कि तुम मुझे मुझसे भी बेहतर समझते हो। तुम इतने लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग हो कि मुझे कुछ कहने या समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इस पर प्रेम कियारा के गालों पर अपने हाथों को रखकर बोला, वो इसलिए वाइफी क्योंकि हम दोनों के दिल एक है, हमारी आत्मा एक है और यहाँ तक कि हमारे दिल में धड़क रही धड़कनें भी एक हो चुकी हैं, जो हमें हमारे साथ एक दूसरे के पास होने का एहसास दिलाती है। प्रेम की बात सुनकर कियारा अपनी सीट से उठती है और प्रेम की गोद में जाकर बैठ जाती है और अपनी बाहें प्रेम के गर्दन के चारों तरफ लपेटकर उसके गालों पर किसकर बोली, हब्बी आई लव यू सो मच, मेरी जिंदगी में आके मुझे संवारने के लिए इतना। बोलकर वो अपने होठों को प्रेम के होठों पर रख देती है और उससे किस करने लगती है।
और इस किस में प्रेम भी कियारा का पूरा साथ दे रहा होता है। इधर नताशा और आयान भी डिनर कर रहे होते हैं। तभी नताशा आयान को देखकर बोली, जान क्या तुम भी मुझे प्रेम की तरह ही अपने हाथों से खाना खिलाओगे? जान प्लीज मना मत करना, आज मुझे तुम्हारे ही हाथों से खाना खाना है। इस पर आयान नताशा के दोनों गालों को खींचकर बोला, जान तुम नहीं भी बोलती फिर भी मैं तुम्हें अपने हाथों से ही खाना खिलाता, बोलकर वो मुस्कुरा देता है। तभी वहां पर बहुत सारे बेटा आकर डिनर रखकर चले जाते हैं। फिर आयान और नताशा भी बड़े ही रोमांटिक तरीके से एक दूसरे को खाना खिलाने लगते हैं। नताशा आयान को देखकर बोली, जान तुम्हें पता है जिस तरह कियारा प्रेम को पाकर खुद को दुनिया की सबसे लकी लड़की मानती है, ठीक उसी तरह मैं भी खुद को इस दुनिया की सबसे लकी लड़की मानती हूँ। तुम जानते हो वो क्यों? इस पर आयान बोला, मुझे कैसे पता होगा? इस पर नताशा आयान के होठों को अपने होठों से टच कर बोली, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट होने वाला हस्बैंड है जो मेरे लिए सबसे कीमती है, और साथ ही मेरे पास दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिली भी है जो तुमने मुझे दी है। बोलकर नताशा फिर से उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे किस करने लगती हैं। वहीं नीलिमा और रोहन दोनों भी अपनी इस रोमांटिक सी डेट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। नीलिमा रोहन के गोद में बैठी होती हैं और उसके दोनों हाथों ने रोहन की गर्दन को चारों तरफ से जकड़ रखे थे। वहीं रोहन बड़े ही प्यार से नीलिमा को भी खाना खिला रहा होता है और खुद भी खा रहा होता है, क्योंकि नीलिमा के दोनों हाथ रोहन की गर्दन पकड़ने में जो बिजी थे। वही रिया युग को देखकर बोली, युग यहाँ पर सब इतना खाली क्यों है और हमारे अलावा कोई यहाँ पर दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये रेस्टोरेंट हमारे लिए ही बुक हो। इस पर युग बोला, रिया क्या यार तुम भी? मैंने हमारे डिनर के लिए इस रूम को बुक किया है, ना ही पूरा रेस्टोरेंट। बोलकर वो भी रिया के लिए खाना निकालने लगता है और उसकी प्लेट में सर्व कर उसे खाने का इशारा करता है, जिसे समझकर रिया भी चुपचाप उसे खा लेती है। जब कियारा और प्रेम का डिनर हो जाता है तब प्रेम कियारा को देखकर बोला, वाइफी में आई डांस विथ यू? इस पर कियारा मुस्कुराकर अपना एक हाथ प्रेम के हाथों में दे देती है और मुस्कुराकर अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर म्यूजिक की धुन बजने लगती है, मगर तभी वहां पर अचानक से बादल गरजने लगते हैं और वहां पर बिन मौसम की बारिश होने लगती है। ऐसे अचानक से हुई बारिश को देखकर कियारा बच्चों की तरह खुश होने लगती है और उसी खुशी में गाते हुए डांस करने लगती है। कियारा नाचते हुए गाती है और प्रेम भी बड़े ही प्यार से कियारा को देख रहा होता है। कोष्टक वही नताशा भी बारिश को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और वो भी आयान को अपने साथ खींचकर नाचते हुए गाती है। वहीं दूसरी तरफ रोहन और नीलिमा की डेट भी अच्छी चल रही होती है, मगर बारिश आने के कारण रोहन की सारी मेहनत पानी में मिल जाती है। वहीं नीलिमा भी रोहन को अपने साथ खींचकर वही टेरेस में ही डांस करने लगती है और रोहन उसे ऐसे डांस करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी प्रेम की कियारा का साथ देते हुए उसके साथ डांस करते हुए ही गाता है और कियारा के डांस में उसका पूरा साथ देने लगता है। और इधर आयान भी नताशा को अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखते हुए डांस कर रहा होता है। वही अपने कमरे की बालकनी में बैठे अंजलि जी और अहम जी भी बारिश को देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगे। अहम जी अंजलि से बोले, अंजलि तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे तब भी कुछ इसी तरह से बारिश हो रही थी? अहम जी की बात सुनकर अंजलि जी उनके कंधे पर अपना सर रखकर बोली, हाँ मुझे याद है, और मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब कॉलेज के पहले दिन ही हमारी मुलाकात हुई थी और पहले ही दिन हम दोनों बारिश में फंस गए थे। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगती हैं और दोनों अपने पुराने दिनों को याद करने लगे। नीलिमा भी अब रोहन का हाथ पकड़ उसे अपने साथ खींचकर नाचते हुए गाती है। वही अब रोहन भी नीलिमा का साथ देते हुए गाने लगता है और वही दूसरी तरफ रिया और युग भी खिड़की से बाहर की तरह देख रहे होते हैं जहां पर बारिश हो रही होती है। युग रिया को देखकर बोला, रिया तुम्हें बारिश पसंद है? इस पर रिया बोली, मुझे बारिश दूर से देखने में ही पसंद है, मगर बारिश में भीगना मुझे नहीं पसंद। इस पर युग रिया का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला, तो फिर चलो आज मेरे साथ तुम भीग कर देखो, तुम्हें भी मेरी ही तरह बारिश में भीगने से प्यार हो जाएगा। रिया उससे मना करती है, मगर युग उसे अपने साथ लेकर बारिश में आ जाता है और उसके साथ मिलकर डांस करने लगता है। कोष्टक हो हर दिन मिलने हम सावन का बादल बनकर आना। कियारा अब प्रेम की आंखों में देखते हुए गाती है। वही प्रेम भी कियारा को देखकर गाता है। अब आयान भी नताशा को देखकर गाता है, तो फिर बारिश की हर मौसम में मेरे साथ ही रहना तुम। तो नताशा भी आयान को देख गाती है और ऐसे ही सारे लोग मिलकर बारिश में डांस करने लगते हैं। वही अब रोहन नीलिमा को देखकर बोला, नीलू चलो अब ज्यादा बारिश में मत भीगो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी और तुम बीमार हो जाओगी।
इस पर नीलिमा अपनी दोनों बाहें रोहन के गले में डालकर बोली तो फिर तुम ही मुझे लेकर चलो। इस पर रोहन नीलिमा को अपनी गोद में उठाकर उसे नीलिमा के कमरे में लेकर जाता है और उसे कमरे में छोड़कर जाने लगता है। तो नीलिमा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। वही रोहन नीलिमा के ऐसे अचानक हाथ पकड़ने से कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। तो नीलिमा रोहन के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वही रोहन नीलिमा की इस हरकत से बिल्कुल हैरान हो जाता है, मगर वो भी फिर नीलिमा का उस किस में साथ देने लगता है। और अब नीलिमा के हाथ रोहन की शर्ट की बटन पर चले जाते हैं, जिन्हें वो खोलने लगती है। वही प्रेम भी कियारा को अपनी गोद में उठाकर पहले से बुक किए रूम में लेकर चला जाता है। और कियारा बस प्रेम के चेहरे को ही बस प्यार से निहार रही होती है। प्रेम उसे रूम में लाकर बेड पर बिठाते हुए बोला, ऐसे क्या देख रही हो वाइफी, मैं तो पहले से ही तुम्हारा हूं। इस पर कियारा उसे अपने तरफ खींचकर बोली, हब्बी अब जब तुम्हें पता है कि तुम मेरे हो तो फिर मुझे तो तुम्हें प्यार करने का पूरा अधिकार है ना। इतना बोलकर वो उसके होठों पर अपने होठों को रख देती है। वही प्रेम भी अपनी बीवी की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और अपने मन में बोला, बेसे वाइफी आपको काफी सारी शिकायतें हैं अपने पति से, तो क्यों ना आपकी सारी शिकायतें दूर की जाए। इतना बोलकर वो भी उसे किस करने लगता है और उनकी सॉफ्ट किस अब पैसनेट हो चुकी थी और कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े हुए थे और दोनों ही अपनी प्यार की गहराई में खो जाते हैं। वही युग भी रिया को लेकर बाहर से निकल गया था और वो उसे उसके घर ड्रॉप कर बाहर से चला जाता है। वही अपनी विंडो में खड़ा नील ये सब देख रहा होता है और उसकी आंखें जो पहले से ही भीगने के कारण काफी लाल होकर सूज चुकी थी, वो फिर से भीगने लगती है और वो खुद से ही बोला, रिया तुम अभी भी नहीं बदली, तुम मुझे पहले भी छोड़कर चली गई थी और अब फिर से तुम मुझे दोबारा से छोड़कर जा रही हो। और मैंने तुम्हारे लिए कियारा जैसी लड़की को धोखा दिया जिसने मुझे बिना किसी मतलब के प्यार किया और हमेशा खुद से पहले मुझे रखा। कियारा के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से बस आंसू बहने लगते हैं। वही अब आयान नताशा को अपने साथ घर लेकर आ चुका था, मगर नताशा ने अब अपना मुंह फुला कर रखा था क्योंकि मैडम को अभी और बारिश में भीगना था। मगर आयान बाबू ने उन्हें जबरदस्ती अपने साथ घर लेकर जो आ गए थे। वही अब आयान अच्छे पतियों की तरह नताशा को मनाते हुए बोला, जान इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, अगर तुम कुछ देर और पानी में भीगती तो तुम बीमार हो सकती थी। फिर तुम हमारी शादी को कैसे एंजॉय करती बोलो, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आ गया। आयान की बात सुनकर नताशा आयान को देखकर बोली, सॉरी जान मैं तो भूल ही गई। फिर वो आयान के गाल पर किसकर बोली, चलो जान अब हम हमारे रूम में चलते हैं। इस पर आयान बोला, जान अभी हमारा रूम अलग अलग है और हम दोनों को अपने अपने रूम में जाना चाहिए। इतना बोलकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही नताशा जाते हुए आयान को देखकर बोली, हूँ अनरोमांटिक होने वाले पति देव आपको तो मैं शादी के बाद देख लूंगी, बोलकर वो भी वहां से निकल जाती है। अगले दिन अंजलि जी ने सभी को एक साथ बुलाया हुआ था और सभी हॉल में बैठे अंजलि जी के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे होते हैं। जब अंजलि सबको ऐसे अपने तरफ देखते हुए पाती है तो वो प्रेम को देखकर बोली, प्रेम बेटा मैं सोच रही हूँ कि जब नीलिमा और रोहन की शादी करानी ही है तो क्यों ना इनकी शादी भी नताशा और आयान के साथ ही करा दी जाए। प्रेम अंजलि जी की बात सुनकर उन्हें देखकर बोला, बुआ जैसा आपको ठीक लगे, और वैसे भी मैं और कियारा आपसे इस बारे में बात करने ही वाले थे। प्रेम की बात सुनकर अंजलि जी मुस्कुराकर बोली, तो ठीक है, इन दोनों की शादी भी उसी दिन होगी जब आयान और नताशा की होगी। अंजलि की बात सुनकर सारे लोग खुश हो जाते हैं। वही रोहन और नीलिमा शर्मा जाते हैं। उन दोनों को ऐसे शर्माते हुए देखकर तान्या उन्हें छेड़ते हुए बोली, मोम वैसे आपको नहीं लगता है कि आपको इन दोनों की शादी पहले ही करवा देनी चाहिए थी? जरा देखो तो इन्हें ये दोनों कैसे शर्मा रहे हैं। तान्या की बात सुनकर नीलिमा उसे देखकर बोली, हाँ अब उड़ल्ले मजाक हमारा, पर जब तेरी शादी होगी तब मैं भी तेरा ऐसे ही मजाक बनगी, बोलकर वो अपना मुंह बना लेती हैं। वही उसे ऐसे फेस बनाते देखकर सारे लोग हंस देते हैं। साथ में नीलिमा भी। वही अंजलि जी सबको देखकर बोली, जिसे जो भी काम करने हैं आज ही सारे काम कर लो, क्योंकि कल सुबह ही हम सब जयपुर के लिए निकल रहे हैं। वैसे भी अब शादी में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, फिर वहां पर जाकर सारी तैयारी अपनी आंखों से भी तो देखना है कि सब अच्छे से है भी या नहीं। अंजलि जी की बात सुनकर कियारा बोली, मोम आप इतनी टेंशन मत लो, सारी तैयारी सब अच्छे से हो गई हैं। और फिर नताशा के मोम डेट भी तो वहां पर पहले से ही जा चुके हैं ना, और जो भी कमी लगेगी उसे हम सब मिलकर देख लेंगे। और आप सबका ध्यान तो रखती हो, पर आप खुद का ध्यान रखना ही भूल जाती हो। कियारा की बात सुनकर अंजलि जी मुस्कुराकर बोली, मैं तुम सबका ध्यान रखती हूँ क्योंकि मैं तुम सबकी माँ हूँ और मुझे तुम सबकी चिंता रहती है। और मुझे अपना ध्यान रखने की क्या ही जरूरत जब मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं जो मेरा ध्यान रखते हैं। उनकी बात पर सभी लोग फिर से मुस्कुरा देते हैं।
और उसके बाद सभी अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं आज कियारा को अपने किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए एक होटल में जाना होता है, तो वो रोहन के साथ मीटिंग लोकेशन के लिए निकल जाती है और मीटिंग जिस प्राइवेट रूम में होती है वहां पर चले जाते हैं। जब वो दोनों उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं वहां पर पहले से ही 2 मिडिल एज आदमी बैठे होते हैं। वो लोग जैसे ही कियारा को देखते हैं तो मुस्कुरा का अपना हाथ आगे कर बोले, हेलो मिस राजवंश, आपके बारे में काफी सुना था पर आज आपसे मिलने का मौका मिल रहा है। इस पर कियारा भी उनसे हाथ मिलाकर बोली, हेलो मिस्टर जॉन। फिर वो लोग मिलकर अपने काम से रिलेटिव बातें करने लगते हैं और करीब 1 घंटे तक ऐसे ही उनकी मीटिंग चलती रहती है और उसके बाद वो लोग अपनी डील कर वहां से निकल जाते हैं। तभी रोहन कियारा को देखकर बोला, मैडम अगर हमारा काम हो गया है तो क्यों हम कुछ खाकर घर चले, वैसे भी काफी जोर की भूख लगी है। इस पर कियारा भी हाँ में अपना सर हिलाकर जवाब देती है। फिर वो लोग वहीं पर एक टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी कियारा रोहन को देखकर बोली, वैसे रोहन अब तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ये बॉस और एम्प्लॉय होने का नाटक करना बंद कर देना चाहिए? वैसे भी हमारा ये नाटक कब का खत्म हो चुका है और वैसे भी हम एक ही फैमिली है। कियारा की बात सुनकर रोहन बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर कियारा रोहन को देखकर बोली, रोहन वैसे तुम खुश तो हो ना कि तुम्हारी और नीलिमा की शादी इतने जल्दी में हो रही है? कियारा की बात सुनकर रोहन मुस्कुराकर बोला, मैं खुश क्यों नहीं होगा जब मुझे पता है कि मेरी शादी उस लड़की से हो रही है जिसके सपने मैंने हमेशा से ही देखे हैं और जिसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं और जो मेरे लिए किसी कीमती मोती से कम नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं कि मैं नीलिमा की तरह अपनी फीलिंग सबके सामने नहीं एक्सप्रेस कर पाता, पर यह भी सच है कि मैं नीलिमा से खुद से भी ज्यादा प्यार करता हूं और मैं उसके सारे नखरे अपनी सारी जिंदगी भर उठा सकता हूं। इतना बोलकर वो मुस्कुराने लगता है। रोहन की बात सुनकर कियारा के फेस में भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो रोहन से बोली, मुझे तुमसे यही उम्मीद है रोहन। फिर वो दोनों भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। तभी कियारा के साइड से ही एक बैटर जा रहा होता है और उस बैटर के सामने से ही एक हाई हील पहनी एक लड़की आ रही होती है और वो अपने फोन में बात करते हुए आ रही होती है और उसका ध्यान बिल्कुल भी उस बैटर पर नहीं होता है और वो जाकर उस बैटर से टकरा जाती है। और वो दोनों जैसे ही टकराते हैं उस बैटर के हाथ की ट्रे का सारा खाना आकर वहीं पर बैठी कियारा के ऊपर जाकर गिर जाता है, जिससे कियारा के सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। ये देखकर वहां पर बैठे लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। वही वो बैटर कियारा को देखकर बोला, आई एम सॉरी मैम, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। इससे पहले कि कियारा उसे कुछ भी बोल पाती वही लड़की जो खुद ही आकर टकराई थी वो उस बैटर के गाल पर एक थप्पड़ मारकर बोली, यू इडियट, दिखाई नहीं देता अंधा है, मेरी इतनी महंगी हिल खराब कर दी, बोलकर वो उसे ही सुनाने लगती है। वही रोहन कियारा को देखकर बोला, ओनू ये क्या हो गया, तुम ठीक तो हो ना? इस पर कियारा बोली, मैं ठीक हूँ। इतना बोलकर वो उस लड़की और बैटर को देखने लगती है। तभी वो लड़की उस बैटर से बोली, तुमने मेरी हिल खराब की है तो साफ करो अब इसे। वो लड़की ये सब तेज आवाज में बोल रही होती है जिसे सुनकर सारे लोग अब वहीं पर देखने लगते हैं और वो बैटर चुपचाप अपना सर झुकाए जैसे ही उस लड़की की हिल साफ करने झुकता है, कियारा उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। कियारा के ऐसे रोक लेने से वो बैटर उसे ही देखने लगता है तो कियारा उसे देखकर बोली, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं जब गलती तुम्हारी नहीं इसकी है। कियारा की बात सुनकर वो लड़की कियारा को घूर कर देखते हुए बोली, ये क्या बोल रही हो तुम, गलती मेरी नहीं इस बैटर की है, इसने मेरी हिल खराब की तो ये ही इसे साफ करेगी। इस पर कियारा मुस्कुराकर उस लड़की को देखकर बोली, तुम देखकर नहीं चल रही थी और तुम ही आकर इस बैटर से टकराए हो और तुम्हारे ही कारण मेरी ये ड्रेस खराब हुई है, फिर तो मुझे भी तुमसे अपने कपड़े साफ करवाना चाहिए, तो चलो अब तुम मेरी ड्रेस साफ करो। कियारा की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से कियारा को देखकर बोली, तुम वो अभी इतना ही बोली थी कि कियारा उसके गालों पर एक थप्पड़ मारकर बोली, मुझे तुम जैसी बिगडेल बाप की औलादों से निपटना अच्छे से आता है और जब गलती खुद की हो तो इस तरह किसी गरीब पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और चलो जिस तरह से तुमने ये सब फैलाया है उसी तरह सब समेटो। बोलते हुए वो उसे फंस की तरह इशारा करती है। वही वो लड़की अपने गाल पर हाथ रखकर गुस्से से कियारा को दकर बोली, तुम 2 कौड़ी की लड़की, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? बोलकर वो जैसे ही कियारा पर हाथ उठाने वाली होती है वहां का मैनेजर वहां पर आ जाता है और उस लड़की का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोला, प्लीज मैम बिहेव योर सेल्फ, हमने सीसीटीवी कैमरा देखा है और उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि सारी गलती आपकी है और आपके कारण ही इनकी ड्रेस भी खराब हुई, साथ ही में आपने यहाँ पर इतना बड़ा तमाशा बना कर रखा है। मैनेजर की बात सुनकर वो लड़की गुस्से से उस मैनेजर को दकर बोली, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं तुम्हारा ये होटल कुछ ही घंटों में बंद करवा सकती हूँ। इस पर मैनेजर बोला, देखिए मैम अब आप बात को आगे बढ़ा रही हो
बेहतर होगा कि अब आप यहाँ से चली जाए वरना हमें मजबूरन आपको यहाँ से निकाला होगा। इस पर वो लड़की बोली तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे यहाँ से निकाल सको, तुम जानते नहीं हो मेरे डैड कौन है। मेरे डैड यहाँ के एक बड़े बिजनेसमैन है और बहुत जल्द मैं यहाँ के अमीर फैमिली में से एक कपूर परिवार की बहू बनने वाली हूँ। तभी कियारा उसे देखकर बोली तुम चाहे कितने भी अमीर परिवार से क्यों ना हो मगर तुम कभी भी राजवंश की बराबरी नहीं कर सकती हो, और यहाँ इस वक्त तुम जहाँ और खड़ी हो वो राजवंश का होटल है, जहां पर यहाँ सभी काम करने वालों को एक फैमिली की तरह माना जाता है, और कोई भी आकर मेरी फैमिली पर हाथ उठाए या उनकी बेइज्जती करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। फिर वो उस लड़की का एक हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और उसे फंस पर बिठाकर बोली क्लीन नाउ, मगर वो लड़की दर्द में होते हुए भी साफ नहीं करती तो कियारा और ज्यादा दबाव उस लड़की के हाथों पर बना देती है, जिससे वो लड़की चिल्लाने लगती है छोड़ो मुझे। पर कियारा बोली जब तक तुम इसे साफ नहीं करने वाली तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जब वो लड़की देखती है कि कियारा उसे नहीं छोड़ रही है तो वो मजबूरी में आकर साफ करने लगती है, और जैसे ही वो सारा खाना उठाकर ट्रे पर रहे तो कियारा उसे छोड़ देती है और उस बेटे को देखकर बोली आगे कोई इस तरह बदतमीजी करे तो चुपचाप सुनने का नहीं, ऐसे बिगड़े और बदतमीज लोगों को एक लगाने का। कियारा की बात सुनकर वो बेटा हाँ में सर हिला देता है, फिर माफी मांगते हुए बोला मुझे माफ कर दो मैडम, मेरे कारण आपके कपड़े खराब हो गए। इस पर कियारा बोली कोई बात नहीं मैं साफ कर लूंगी। तभी मैनेजर बोला मैडम आप आपके रूम में वेट कीजिए, मैं अभी किसी स्टाफ से ड्रेस भिजवाता हूँ। कियारा हाँ मैं सर हिलाकर वहां से चली जाती है। कियारा होटल के ही बने एक रूम जो उसका ही होता है वहां पर चली जाती है, क्योंकि ये होटल भी राजवंश का ही होता है इसलिए वहां पर कियारा का अपना भी एक रूम होता है। तभी उसे एक फीमेल स्टाफ आकर एक ड्रेस देकर चली जाती है, जिसे लेकर कियारा वॉशरूम में चली जाती है और करीब 15 मिनट बाद वो साबर लेकर तैयार हो जाती है। फिर वो रोहन के साथ वहां से घर के लिए निकल जाती हैं। रोहन और कियारा पीछे बैठे होते हैं और ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा होता है। रोहन कियारा से बोला वैसे तुम्हें नहीं लगता तुमने खामखा उस लड़की की अच्छी खासी बेइज्जती कर दी। रोहन की बात सुनकर कियारा बस मुस्कुरा देती है। तभी उनकी गाड़ी सिग्नल के रेड सिग्नल होने पर रुक जाती है तो दोनों ही अपने मोबाइल में कुछ काम करने लगते हैं, और कियारा की गाड़ी के ठीक बगल ही एक और ब्लैक कार खड़ी होती है जो नील की होती है, मगर दोनों में से ही कोई एक दूसरे पर ध्यान नहीं देता है। तभी कियारा ये देखने के लिए अपनी खिड़की की कांच नीचे करती है कि और अभी कितना टाइम लगने वाला है। तभी उसकी नज़र अपने साइड में लगी गाड़ी पर जाती है जो नील की होती है, और नील खुद ही उसे ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही कियारा नील को देखती है वो हैरान हो जाती है, क्योंकि नील बिल्कुल भी नील की तरह नहीं लग रहा था। उसे देखकर लग रहा था जैसे वो काफी ज्यादा बीमार हो और वो अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहा हो। उसकी दाढ़ी भी बिल्कुल बढ़ चुकी थी और बाल भी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे हो चुके थे, जिसे देख कियारा को एक पल के लिए तो नील की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है, और इधर नील को भी जैसे ही महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है तो वो भी अपनी नजरें उठाकर कियारा की तरह देखता है, और जैसे ही उसकी नजरें कियारा की नजरों से जाकर टकराती है वो एक पल के लिए कियारा के सुंदर चेहरे पर ही कहीं खो जाता है। मगर तभी उसे पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और इधर कियारा की गाड़ी भी वहां से निकल जाती है और नील भी वहां से निकल जाता है। शाम का समय सारे लोग अपनी पैकिंग करने में ही लगे हुए थे, क्योंकि सुबह ही उन सबको जयपुर के लिए निकलना था, इसलिए सबके पास बस रात का ही समय था अपनी पैकिंग करने के लिए। इधर प्रेम और कियारा भी अपने रूम में होते हैं। कियारा बैठी किसी सोच में गुम थी और प्रेम कियारा और अपनी पैकिंग कर रहा होता है। प्रेम कियारा की तरह देखता है तो वो किसी सोच में गुम होती है। प्रेम कियारा के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला वाइफी क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। जैसे ही कियारा प्रेम की आवाज सुनती है उसका ध्यान अपने ख्याल से टूटता है तो वो प्रेम को देखकर बोली कुछ नहीं हब्बी, बस मैंने आज नील को देखा, और जब मैंने नील को देखी तो मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि वो जिस तरह से पहले रहा करता था आज वो मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। उसे देखकर पहचानना मुश्किल हो गया था कि वो वही नील है जो कुछ समय पहले हुआ करता था। कियारा की बात सुनकर प्रेम कियारा के पास बैठकर उसकी आंखों में देखकर बोला वाइफी क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है। कियारा भी प्रेम के ही आंखों में देखकर बोली हब्बी, मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि वो अपनी जिंदगी में इस तरह अकेला रह जाए, या मैंने ये भी नहीं सोचा था कि रिया उसे छोड़ दे। उसने जो भी किया मेरे साथ किया, मगर उसने रिया से तो सच में प्यार किया है, पर रिया को उसे इस तरह तो अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो सालों पहले भी उसे इस तरह ही अकेला छोड़कर चली गई थी और आज भी वो वैसा ही कर रही है। कियारा की बात सुनकर प्रेम कियारा को अपने सीने से लगाकर बोला नील को वही मिल रहा है
वाइफी जो उसने तुम्हें दिया था। जिस तरह तुम्हारे इतना प्यार करने के बावजूद भी नील ने तुम्हें छोड़कर रिया को चुना, ठीक उसी तरह ही रिया भी बेसा ही नील के साथ कर रही है। और दुनिया का यही दस्तूर है कि हम जिसके साथ अच्छा करने जाते हैं वही इंसान हमारे साथ बुरा करता है। प्रेम की बात सुनकर कियारा प्रेम को टाइट हक करके बोली, प्रेम तुम्हें पता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में आए हो। तुमने मुझे बिना किसी शर्त के अपनाया है और मुझे एक पति ही नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर संभाला है। और तुम्हें पता है हब्बी कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे हब्बी हो, जो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती हो, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकती क्योंकि मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। कियारा की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराते हुए बोला, पता है वाइफी कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें नील को वैसे देखकर बुरा भी लग रहा है, पर हम किसी की जिंदगी में जाकर दखल अंदाजी तो नहीं कर सकते ना। सबकी अपनी जिंदगी है और सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, तो तुम अब उसके बारे में सोचकर परेशान होना बंद करो। प्रेम की बात सुनकर कियारा हाँ में अपना सर हिला देती है। फिर कियारा भी नील का ख्याल अपने दिमाग से निकालकर प्रेम की पैकिंग करने में मदद करने लगती है। अगली सुबह सारे लोग तैयार होकर अपने प्राइवेट जेट से जयपुर के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शादी में अब बस 3 दिन ही बच्चे होते हैं। तो सब निकल जाते हैं और कुछ घंटों बाद ही वो लोग जयपुर पहुंच जाते हैं। जब वो सभी मैरिज लोन में पहुंचते हैं तो वेडिंग प्लानर उन सबका काफी अच्छे से स्वागत करती हैं। फ्लाइट में सफर करने के कारण सभी लोग काफी थके हुए होते हैं, तो सारे लोग अपने लिए रूम चूज कर अपने रूम में चले जाते हैं ताकि वो फ्रेश भी हो सके और थोड़ा आराम भी कर सके। वही दोपहर के समय सारे लोग नीचे हॉल में एक साथ जमा होते हैं और साथ ही मिलकर डिनर करते हैं। फिर सभी लोग सोचने लगते हैं कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उनका टाइम पास भी हो जाए और उन्हें बोर ना लगे। यही सब सोचकर वो सभी कोई गेम खेलने का प्लान बनाते हैं। कोई अंताप झड़ी खेलने को बोलता है, तभी आयु सबको देखकर बोली, आप सब बड़े भी ना काफी ज्यादा बोरिंग हो, अब अंताप झड़ी कौन ही खेलता है। इस पर तान्या बोली, तो तुम ही बता दो आयु कि हमें खेलना चाहिए। इस पर आयु सबको देखकर बोली, ट्रुथ और डेयर। जैसे ही सब ट्रुथ और डेयर का नाम सुनते हैं सभी इसे खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में मेड को बोलकर वहां पर गेंदों को बिछा दिया जाता है और सभी एक घेरा बनाकर उसमें बैठ जाते हैं। तभी आयु और अर्जुन सबको देखकर बोले, तो आप सब इस पिलो को लो और हम दोनों म्यूजिक प्ले करते हैं, और जैसे ही म्यूजिक खत्म होने पर जिसके भी पास ये पिलो रहेगा उसे ट्रुथ और डेयर में से किसी एक को चुनना होगा और जो बोला जाएगा उसे वही करना होगा। इतना बोलकर वो सबको सारे रूल्स समझा देती हैं। फिर वो सभी गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं और इधर आयु अपनी पीठ करके खड़ी हो जाती है और म्यूजिक ऑन कर देती है। जैसे ही म्यूजिक ऑन होती है सारे लोग एक दूसरे को पिलो पास करने लगते हैं और आयु और अर्जुन दोनों ही भाई बहन म्यूजिक के साथ अपना डांस एंजॉय कर रहे होते हैं और इधर सब एक दूसरे को पिलो पास कर रहे होते हैं। और जैसे ही आयु म्यूजिक ऑफ करती है वैसे ही सारे लोग रुक जाते हैं और पिलो अहम जी के हाथों में रुक जाता है, जिसे देखकर सब ताली बजाकर बोले, डेड आप तो हार गए। उन सबकी बात पर अहम जी भी मुस्कुरा देते हैं। तब तान्या अहम जी को देखकर बोली, तो डेड अब आप बताइए कि आपको ट्रुथ चूज करना है या फिर डेयर। तान्या की बात सुनकर अहम जी बोले, ट्रुथ। जैसे ही उन्होंने ट्रुथ कहा तान्या खुशी से उछलते हुए बोली, तो डेड अब आप ये बताइए कि आपकी और मोम की पहली मुलाकात कब हुई थी और सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, आपने या फिर मोम ने। तान्या की बात सुनकर सारे लोग उन्हें ही देखने लगते हैं और अंजलि की भी नजर अपने पति पर ही जम जाती है। तब अहम जी बोले, हमारी पहली मुलाकात हमारे कॉलेज के पहले ही दिन में हुई थी। हम दोनों ही एक दूसरे के सामने से बस निकलने ही वाले थे कि तभी बारिश शुरू हो गई थी और हम दोनों ही उस बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे और उस बारिश से बचने के लिए हम दोनों ही एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए थे, मगर बारिश में भीगने के कारण अंजलि जी के पूरे कपड़े उनकी बॉडी से चिपक चुके थे। ये देखकर मैंने अपनी जैकेट निकालकर अंजलि जी को पहना दी थी और तभी से हम दोनों को पहली नज़र का प्यार हो गया था। इतना बोलकर वो अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं और अंजलि जी अहम जी के इस तरह से देखने पर शर्मा जाती है। तभी अर्जुन, जो अपने नानू की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है, वो बोला, और नानू सबसे पहले प्रपोज किसने किसको किया था। इस पर अंजलि जी और अहम जी एक दूसरे को देखने लगते हैं और अहम जी अंजलि जी को देखते हुए बोले, हम में से किसी ने भी किसी को प्रपोज नहीं किया था, बल्कि हम दोनों ने एक दूसरे के प्यार को महसूस किया था और जब हमें अपने प्यार का एहसास हुआ तब हम दोनों ने ही एक दूसरे को एक साथ एक ही दिन एक ही समय अपने प्यार का इजहार किया। अहम जी की बातों को सारे लोग एक साथ बड़े ही ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी नीलिमा बोली, पर दोनों ही एक साथ एक ही दिन एक ही समय कैसे एक दूसरे को प्रपोज कर सकते हो।
इस पर अहम जी बोले हम दोनों ने एक दूसरे को बोलकर नहीं बल्कि लेटर में लिखकर प्रपोज किया था। अहम जी की बात सुनकर सारे लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं। तभी आयान बोला क्या आप दोनों ने लेटर में लिखकर एक दूसरे को प्रपोज किया? तो अहम ही मुस्कुरा देते हैं। तभी कियारा बोली डेड आपसे एक सवाल मैं भी पूछूं? इस पर अहम जी मुस्कुराकर बोले हाँ पूछो बेटा। इस पर कियारा बोली डेड आप हमेशा मोम को मोम के नाम के साथ जी लगा कर क्यों बोलते हो? इस पर अहम जी बोले क्योंकि हम दोनों का रिश्ता बराबरी का है, हम में से कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं है, बल्कि हम दोनों एक बराबर है, इसलिए मैं तुम्हारी मोम को जी लगाकर बोलता हूँ। उनकी बात सुनकर सारे बच्चे मुस्कुरा देते हैं। फिर गेम फिर से शुरू होता है और इस बार पिलो तान्या के पास जाकर रुकती है। तो इस बार नताशा तान्या से बोली तो तुम क्या लोगी, ट्रुथ या डेयर? इस पर तान्या बोली ऑफकोर्स ट्रुथ। तो नताशा मुस्कुराकर बोली तो फिर चलो बताओ कि तुमने अपने होने वाले पति के रूप में किस तरह के लड़के की इमेज बना रखी है और उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नताशा की बात सुनकर तान्या कुछ सोचकर बोली केयरिंग, लविंग और अंडरस्टैंडिंग के अलावा भी मुझे वैसा लड़का चाहिए जो मेरे चेहरे या मेरी बॉडी की खूबसूरती को देखकर नहीं बल्कि मेरे मन की सुंदरता को देखकर प्यार करे। वो मेरे करीब आने की कोशिश बस इसलिए ना करे कि मेरे नाम के साथ राजवंश लगा है, बल्कि वो मेरे करीब इसलिए आए क्योंकि वो मुझसे और मेरे दिल से प्यार करता हो। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे मेरी खूबी के साथ साथ मेरी कमियों पर भी मुझे प्यार करे और मुझे अपनाए। मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसको मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा हो और जो मेरे लिए हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और जो मुझे हमेशा अपने पास संभाल कर रखे। मुझे तो बस ऐसा ही लड़का चाहिए और जो कभी भी मुझे मेरी फैमिली से दूर ना करे। तान्या की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं। तभी आयु बोली बुआ फिर तो मैं अपने गॉड से प्रे करूंगी कि आपको बिल्कुल वैसा ही लड़का मिले जैसा आप चाहती हो। आयु की बात पर सब मुस्कुरा देते हैं और तान्या भी वहां से उठकर अपने डेट के पास जाकर बैठ जाती है और गेम फिर से शुरू होता है। और इस बार पिलो आकर नीलिमा के पास रुकती है, जिसे देखकर नीलिमा अपना मुंह बना लेती है और अर्जुन हंसते हुए बोला बुआ आप भी गेम से आउट हो गई, बोलकर वो हंसने लगता है। तभी नीलिमा बोली बस बस एक गेम ही तो है, इसमें इतना क्यों हंस रहे हो? तभी आयान बोला नीलिमा अब तुम क्या लोगी? इस पर नीलिमा बोली भाई मैं तो ट्रुथ ही लूंगी। इस पर आयान बोला तो ठीक है, फिर तुम रोहन के लिए कोई अच्छा सा गाना गाकर उसमें डांस कर दो। आयान की बात सुनकर नीलिमा पहले तो थोड़ा सा शर्मा जाती है, फिर रोहन को देखकर गाने ही वाली होती है कि तभी रोहन का फोन बजता है और रोहन सबको देखकर बोला 1 मिनट में कॉल पिक करके आया। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगता है। तभी नीलिमा उसे देखकर गाने लगती है। जैसे ही नीलिमा रोहन को देखकर गाना गाना शुरू करती है, सारे लोग बस उसे ही हैरानी से देखने लगते हैं और बेचारा रोहन तो उसे अपना मुंह खुलाकर ही देखने लगता है। फिर नीलिमा रोहन के पास जाकर उसे अपने हाथ की कोहनी से उसके पेट पर मारकर गाती है और बेचारा रोहन अपना मासूम सा चेहरा बनाकर बस उसे ही देखने लगता है और बाकी सब उन्हें ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे ही रोहन अपने मोबाइल को कान में लगाकर वहां से जाने वाला होता है, नीलिमा उसके हाथ से उसका फोन लेकर गाती है और रोहन लाचारी से बस उसे देख रहा होता है। फिर रोहन भी नीलिमा को देखकर गाता है और गाने के खत्म होते ही दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर सारे लोग मुस्कुरा देते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि वो इस समय सबके सामने खड़े हैं। जब सब लोग ताली बजाने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दोनों ही शर्मा जाते हैं। तभी प्रेम मुस्कुराकर बोला वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी नीलिमा इतनी जेलस भी फील कर सकती है या वो रोहन के लिए इतनी सीरियस भी हो सकती है। फिर रोहन को देखकर बोला वैसे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, पर फिर भी एक भाई होने के नाते बोल रहा हूँ, मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखना। रोहन प्रेम की बात पर मुस्कुराकर बोला आप बेफिक्र रहिए भाई, मैं अपनी नीलू का ख्याल खुद से भी ज्यादा अच्छे से रखूंगा। उसकी बात पर सभी बस मुस्कुरा देते हैं। फिर गेम शुरू होता है और इस बार पिलो कियारा और प्रेम दोनों के ही हाथों में रह जाती है, जिसे देखकर आयु खुश होकर बोली ये वो मोम डेड आप दोनों तो एक साथ ही आउट हो गए, बोलकर वो खुश होने लगती है। तभी नताशा उन्हें देखकर बोली यार आप दोनों ने क्या डिसाइड कर रखा था कि दोनों सोन खत्म होने पर साथ में ही आउट होंगे? आप दोनों भी ना कमाल करते हो, हर एक काम साथ ही करते हो। उसकी बात सुनकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी आयु बोली मोम डेड अब आप दोनों को एक अच्छा सा गाना साथ में ही गाना होगा और आप मना नहीं करोगे? अपनी बेटी की बात सुनकर प्रेम मुस्कुराकर बोला भला मैं अपनी प्रिंसेस की बात टाल भी सकता हूँ? कभी आयु अपने डेड की बात सुनकर बोली नहीं डेड आप कभी मेरी बात पर मना नहीं करते, तो चलो अब आप दोनों सोन गाओ। आयु की बात सुनकर प्रेम और कियारा एक नज़र एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों के लिए कौन सा सॉन्ग चूज करना चाहिए। वैसे भी मैं गाने नहीं सुनती तो मुझे अच्छे गाने पता भी नहीं है।
प्रेम और कियारा दोनों ही एक दूसरे की आंखों में बड़े ही प्यार से देखकर गा रहे होते हैं। प्रेम और कियारा को इस तरह एक दूसरे में डूबकर गाते हुए देखकर सारे लोग भी मुस्कुरा रहे होते हैं। ना कोई है, ना कोई था, जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। अब मुझे नहीं पता कि आपको ये सॉन्ग कैसा लगेगा, पर ये गाना मुझे तो पसंद है, इसलिए मुझे इसी का ध्यान आया और कोई दूसरा गाना मुझे समझ ही नहीं आया। और अगर किसी को और कोई दूसरा गाना अच्छा लगता है तो वो मुझे बता दे, मैं उसे इसमें एडिट करके लिख दूंगी। और ऐसे ही फिर एक एक करके सारे लोग गेम खेलते हैं और अपना टास्क पूरा करते हैं। अगली सुबह सारे लोग जल्दी से उठकर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि आज नीलिमा, रोहन और नताशा, आयान की हल्दी का प्रोग्राम था। तो सारे बड़े मिलकर हल्दी की तैयारियों को देख रहे होते हैं, तो बच्चे अपने मेकअप में लगे होते हैं। वहीं नताशा और नीलिमा दोनों ही एक रूम में तैयार हो रही होती हैं। नताशा नीलिमा को देखकर बोली, यार नीलिमा, मुझे तो अभी भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी फाइनली शादी हो रही है और मैं कल दुल्हन बनने वाली हूँ। नताशा की बात सुनकर नीलिमा मुस्कुराकर बोली, वैसे बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है नताशा भाभी। वो भाभी शब्द पर ज्यादा जोर देती है, जिसे सुनकर नताशा शर्माने लगती है। उसे ऐसे शर्माते देखकर नीलिमा उसे छेड़ते हुए बोली, भाभी इस शर्म को शादी की फर्स्ट नाइट के लिए बचा कर रखो, अगर आप अभी से इतना शर्माओगी तो बाद में आपका क्या होगा। नीलिमा की बात सुनकर नताशा उसे झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही शैतान होती जा रही हो, और तुम शायद भूल रही हो कि मेरे साथ तुम्हारी भी शादी है, तो तुम भी थोड़ा लड़कियों की तरह शर्माना सीख लो। मुझे तो अभी से ही सोचकर डर लगता है कि बेचारे राहुल का क्या होगा, पता नहीं वो बेचारा तुम्हें कैसे झेलेगा। नताशा की बात पर नीलिमा मुस्कुराकर बोली, जैसे भी झेलेगा पर उसे झेलना तो पड़ेगा ही ना। फिर वो लोग भी हल्दी की रस्म के लिए नीचे चली जाती हैं। वहीं कियारा और प्रेम भी अपने कमरे में तैयार हो रहे होते हैं और कियारा की आंखों के सामने उसकी हल्दी वाला दिन याद आ जाता है कि किस तरह से उसकी हल्दी बहुत ही अलग तरीके से की गई थी, और उसे तो उसकी हल्दी भी इंजॉय करने को नहीं मिली थी, और हल्दी के नाम पर बस उसे एक छोटा सा टिका बस लगाया गया था। वो वही सारी बातें याद कर खोई हुई सी तैयार हो रही होती है। तभी प्रेम पीछे से उसकी कमर में अपने दोनों हाथ को लपेटकर उसके कंधे पर अपना सर रखकर बोला, क्या हुआ वाइफी, तुम कहीं खोई हुई सी लग रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें हमारी अनोखी हल्दी की याद आ रही है। प्रेम की बात सुनकर कियारा उसे देखकर बोली, हाँ मुझे हमारी हल्दी की ही याद आ रही है, मेरे कारण तुमने भी कितना कुछ मिस कर दिया ना हब्बी। इतना बोलकर वो उदास हो जाती है। कियारा को ऐसे उदास होते हुए देखकर प्रेम उसे पलटकर अपने सामने करता है। तो अब कियारा का सुंदर चेहरा प्रेम के सामने था। प्रेम कियारा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, वाइफी किसने कहा कि हमने हमारी शादी के किसी भी फंक्शन में एंजॉय नहीं किया है, और तुम भूल रही हो कि हमारी हल्दी में भी हमने एंजॉय किया था। बस फर्क इतना था कि तुम्हारे हिस्से की भी सारी हल्दी सबने मुझे ही लगाई थी। इतना बोलकर वो कियारा के फोरहेड में किस कर लेता है और बोला, तुम्हें इस तरह से बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें हल्दी ही खेलना है तो आज मौका भी है और दस्तूर भी, और ना ही कोई रोकने ना कोई टोकने वाला है, तो तुम जितनी चाहो उतनी हल्दी खेल सकती हो। प्रेम की बात सुनकर कियारा के उदास चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वो प्रेम के गले लगकर बोली, हब्बी आई लव यू सो मच। कियारा की बात सुनकर प्रेम के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो भी बोला, आई लव यू टू वाइफी। फिर वो लोग भी नीचे हल्दी की रस्म के लिए नीचे चले जाते हैं। नीचे हल्दी की रस्म करने के लिए लॉन के गार्डन में ही बेहद खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था और दोनों कपल के लिए पास में ही मंडप बनाया गया था जिसमें बैठकर उन्हें हल्दी लगाया जाए। अब दोनों जोड़े भी आ चुके थे और दोनों को उनके लिए बनाई गई जगह पर बिठा दिया गया था और साथ ही में अब हल्दी की रस्म भी शुरू हो गई थी। सबसे पहले अंजलि अपने पति के साथ जाकर नताशा और आयान दोनों को पान के पत्तों से हल्दी लगाती हैं और उन दोनों तो हल्दी लगाकर आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहो, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे बेटे ने बिल्कुल वैसी ही बहू को मेरे लिए चुना है जैसा कि मैं हमेशा से चाहती थी। नताशा बिल्कुल मेरी ही परछाई है, जो मेरे ही तरह बिल्कुल मेरे घर को और मेरे परिवार को वैसे ही संभालेगी जैसे मैं संभालती हूँ, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि अब तुम फाइनली मेरी बेटी बनने वाली हो। अंजलि जी की बात सुनकर आयान और नताशा दोनों मुस्कुरा देते हैं और नताशा अंजलि को उनकी कमर से पकड़कर हक करते हुए बोली, मोम में तो हमेशा से ही आपकी बेटी थी, बोलकर वो मुस्कुरा देती है। इधर रोहन के मोम डैड भी रोहन के पास जाकर उन्हें हल्दी लगाते हैं और रोहन की मोम नीलिमा को देखकर बोली, मैंने तो सोची भी नहीं थी कि रोहन कभी मुझे इतनी खूबसूरत और प्यारी सी बहू लाकर देगा। बोलते हुए वो उन दोनों की बलाएं लेने लगती हैं और बैकग्राउंड में हल्दी के सॉन्ग बजने लगते हैं जिस पर कुछ लड़कियां डांस कर रही होती हैं।
और घर के सभी हल्दी की रस्मों में लगे हुए थे। अंजलि जी भी नीलिमा और रोहन के पास आकर उसे हल्दी लगाते हुए बोली, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई। बोलते हुए उनकी आंखों से एक बूंद आंसू की गिर जाती है, जिसे ऐसे देखकर अहम जी बोले, आप बिल्कुल सही बोल रही हो अंजलि जी, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता है। और नीलिमा उन दोनों को वैसे ही हक करके बोली, मैं चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाऊं, पर मैं तो हमेशा ही आपके लिए आपकी छोटी सी गुड़िया ही रहूंगी ना। बोलकर वो उन दोनों से अलग हो जाती है। और ऐसे ही करके सभी लोग नीलिमा, रोहन और नताशा और आयान को हल्दी लगा होते हैं। और दोनों छोटे बच्चे भी सभी बड़ों को ध्यान से हल्दी लगाते हुए देख रहे होते हैं। सबकी हल्दी लगा लेने के बाद प्रेम और कियारा भी नीलिमा और रोहन के पास जाते हैं। तो प्रेम की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। और वो नीलिमा को देखकर उससे बोला, अभी कुछ समय की ही तो बात थी। जब मोमदेव छोटी सी नीलिमा को मेरे पास छोड़कर गए थे, और आज देखो मेरी वही छोटी सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी भी होने वाली है, और मुझे पता ही नहीं चला। बोलकर उसके आंखों से कुछ बूंद आंसू की गिर जाती है, जिसे देखकर नीलिमा की भी आंखें नम हो जाती हैं और वो प्रेम के गले लगकर रो पड़ती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर प्रेम अपने आप को संभालते हुए बोला, बस बस अभी से इतने आंसू मत बहा, इन्हें विदाई के लिए भी बचा कर रख ले। प्रेम की बात सुनकर नीलिमा वैसे ही बोली, भाई मैं कहाँ रो रही हूँ, और मैं थोड़ी आपको कहीं छोड़कर जा रही हूँ जो मुझे विदाई के समय रोना पड़ेगा। बोलकर वो प्रेम से अलग होती है। और उन दोनों भाई बहन को ऐसे देखकर सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान होती है। तभी तान्या वहीं पर खड़े अर्जुन और आयु को देखकर बोली, क्या तुम दोनों को नहीं लगता है कि ये हल्दी की रस्म कुछ बोरिंग सी हो गई है, और इसे थोड़ा मिर्च मसाला लगाकर इंटरेस्टिंग बनाने की जरूरत है। अपनी बुआ की बात सुनकर दोनों बच्चे हाँ में अपना सर हिलाकर बोले, आपने बिल्कुल सही कहा बुआ, हमें लगता है कि सारे लोग यहाँ पर थोड़े से सिटी और बोरिंग हो गए हैं। वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने पीछे किसी की आवाज सुनाई देती है, और वो लोग पीछे पलट कर देखते हैं तो उनके पीछे राहुल खड़ा होता है। राहुल को देखकर दोनों बच्चे और तान्या भी खुश हो जाती है। तभी रोहन बोला, तो चलो इस बोरिंग हल्दी को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। बोलकर वो उन तीनों के साथ वहां से बीच में चला जाता है, और फिर वो चारों मिलकर गाने पर डांस करने लगते हैं। और उन्हें इस तरह से डांस करते हुए देखकर सारे लोग उन्हें देखकर तालियां बजाने लगते हैं और उनके साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। उनके इस तरह से डांस करने से वहां का थोड़ा सा बोरिंग माहौल भी खुश मिजाज हो जाता है। और फिर वो सभी डांस के बाद एक दूसरे के साथ हल्दी की होली खेलने लगते हैं, जिसमें बड़े से लेकर बच्चे सभी उस हल्दी की होली से बच नहीं पाते हैं। और जब सबका खेल कर हो जाता है, दोनों कपल भी खुद को साफ करने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। नताशा अपने वॉशरूम में जाकर खुद को देखती है तो डर जाती है और बोली, ये कैसी लग रही है नताशा तू, अगर तुझे तेरे किसी फ्रेंड ने ऐसे देख लिया ना तो तेरी क्या ही रह जाएगी। बोलकर वो साबर के नीचे खड़ी हो जाती है और खुद को अच्छे से साफ करने लगती हैं। और इधर दूसरी तरफ जब कियारा भी अपने रूम में आती है और वो जैसे ही वॉशरूम में जाने वाली होती है, तभी वहां पर प्रेम भी आ जाता है। कियारा को देखकर हंसने लगती है। कियारा को खुद पर ऐसे हंसते हुए देखकर प्रेम कियारा से बोला, क्या हुआ वाइफी, मैं तुम्हें कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ इंसान लग रहा हूँ जो तुम मुझे देखकर इस तरह से हंस रही हो। कियारा प्रेम की बात सुनकर हंसते हुए ही बोली, हब्बी तुम एलियन नहीं पर इस समय किसी कार्टून से कम नहीं लग रहे हो जो अभी अभी किसी हल्दी के गोदाम से निकल कर आया हो। बोलकर वो हंसने लगती है। कियारा को खुद पर ऐसे हंसते हुए देखकर प्रेम बोला, अच्छा ऐसी बात है तो चलो मैं तुम्हें भी अपने साथ अपने रंग में रंग लेता हूँ। बोलकर वो जैसे ही कियारा को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही कियारा वहां से भाग जाती है। और उसे ऐसे भागते हुए देखकर प्रेम भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। और कियारा का भागते हुए ही अचानक से पैर कापेट में फंस जाता है और उसकी एक तेज चीख निकल जाती है और प्रेम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। कियारा जैसे ही भाग रही होती है, उसका पैर वहां पर बिछाए कापेट पर जा फंसता है और वो गिरने को होती है, जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है। और जैसे ही प्रेम उसे ऐसे गिरते हुए देखता है, वो जल्दी से जाकर उसे संभाल लेता है और कियारा को गिरने से बचा लेता है। और जब कियारा देखती है कि वो गिरी नहीं है तो वो खुश होकर वहां से भागने को होती है, मगर वो भाग पाती उससे पहले ही प्रेम अपनी दोनों बाहें कियारा की खुली हुई कमर में लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है और अपने हाथ में लाई हुई हल्दी को कियारा के पेट में लगाने लगता है। जब कियारा को प्रेम की हथेली अपने पेट पर महसूस होती है तो उसका शरीर सिहर उठता है और बैकग्राउंड में गाना बजने लगता है। प्रेम कियारा को उसकी कमर से पकड़कर उसे अपने हाथ में जो हल्दी उसने लेकर आया था, वो उस हल्दी को कियारा की कमर पर लगाने लगता है। और प्रेम के इस तरह उसे छूने से कियारा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है और उसका पूरा शरीर सिहर उठता है। फिर प्रेम कियारा की खुली हुई साफ और गोरी पीठ पर हल्दी लगाने लगता है
और उसके हर एक टच से कियारा पिघलती सी जा रही होती है और वो पलटकर प्रेम के सीने से लग जाती है। फिर प्रेम कियारा को खुद से अलग कर उसके गाल पर अपना गाल टच करके उससे अपने गालों पर लगी हल्दी को उसके दोनों गालों पर बारीक बारी से लगाने लगता है और उसकी नाक से अपनी नाक को टच कर उसे देखने लगता है। इस समय कियारा का चेहरा पूरी तरह से शर्म के कारण लाल हो रखा था। फिर प्रेम कियारा के माथे से अपने माथे को टच कर उसे देखते हुए बोला, वाइफी अपनी आंखें खोलो। प्रेम की बात सुनकर कियारा अपनी आंखों को खोलकर प्रेम की उन भूरी आंखों में देखने लगती है। तो प्रेम मुस्कुराकर बोला, क्या अब तुम्हारी शिकायत दूर हुई कि तुम हमारी हल्दी में एंजॉय नहीं कर पाई थी? कियारा भी उसकी आंखों में देखकर बोली, नहीं अब मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, और प्रेम के गले से लग जाती है। और प्रेम भी मुस्कुराकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और कियारा को उठाकर वॉशरूम में ले आता है। और जैसे ही प्रेम के हाथ कियारा के शरीर पर कपड़े निकालने के लिए चलने लगते हैं, वैसे ही कियारा प्रेम को देखकर बोली, हब्बी आई लूज माई कंट्रोल। कियारा की बात सुनकर प्रेम हंसते हुए उसे देखकर बोला, वाइफी मुझे नहीं पता था तुम्हारी बॉडी इतनी सेंसिटिव है। बोलकर वो उसके कपड़े निकाल देता है और उसे साबर के नीचे खड़ा कर खुद भी उसके साथ ही भीगने लगता है, मगर कियारा तो प्रेम को अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रख देती है। वही प्रेम बस कियारा को अपनी आंखें बड़ी कर देख रहा होता है। फिर वो भी कियारा का उस किस में साथ देने लगता है। वही दूसरी तरफ नीलिमा अंजलि को देखकर बोली, बुआ ये हल्दी लगाना क्या जरूरी होता है? देखो ना मेरी पूरी बॉडी हल्दी के कारण येलो सी लगने लगी है और ये कितनी चिपचिपी होती है, इसे साफ करने में मुझे पूरे 2 घंटे लग गए हैं। नीलिमा की बात सुनकर अंजलि बस मुस्कुराते हुए बोली, बेटा हल्दी की रस्म तो बरसों से चली आ रही है और हल्दी लगाने से कोई नुकसान थोड़ी है। देखो तो जरा हल्दी के कारण तुम्हारा रंग कितना निखर कर दिख रहा है। अंजलि जी की बात सुनकर नीलिमा मुस्कुरा देती हैं। तभी वहां पर नताशा आकर बोली, नीलिमा तुम फ्रेश हो गई हो तो चलो हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं। नताशा की बात सुनकर नीलिमा हैरान होकर बोली, यार नताशा पहले ही इतना थक गई हूँ, अब ये डांस मुझसे नहीं होगा। इस पर नताशा बोली, चलो डांस की प्रैक्टिस करो मेरे साथ। हमें शादी में जाते समय एक अच्छा सा गाना चूज कर उसमें डांस करना है ताकि हमारी शादी यादगार रहे। नीलिमा का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, पर फिर भी वो बेमन से नताशा के साथ डांस की प्रैक्टिस करने लगती हैं और 2 से 3 बार की रिहर्सल में ही वो दोनों अच्छे से डांस करने लगते हैं और फिर थककर एक साथ ही बेड पर लुढ़क जाते हैं। और अंजलि जी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है और उन्हें ब्लैंकेट से ढककर वहां से निकल जाती है। और ऐसे में ही शाम कब हो जाती है पता भी नहीं चलता है और शाम को ही मेहंदी के साथ संगीत का भी प्रोग्राम था और साथ अब जो खास मेहमान थे वो भी आ चुके थे और बाकी के तो कल ही आने वाले थे। वही अब सारे लोग फिर से तैयार हो चुके थे प्रोग्राम में जान डालने के लिए। मेहंदी डिजाइन दोनों लड़कियों को मेहंदी लगा रही होती है। वही कियारा भी सबके साथ ही बैठकर दोनों को मेहंदी लगते हुए देख रही होती है और उसे अपनी मेहंदी की याद आती है जब उसके हाथ में बस प्रेम का नाम लिखा गया था और उसे याद कर वो बस हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। तभी वहां पर मेहंदी का गाना बजने लगता है और अर्जुन अपनी बहन के साथ मिलकर वहां पर डांस करने लगता है। उन दोनों छोटे से बच्चों को इस तरह से डांस करते हुए देखकर सारे लोग उनको ताली बजाकर चेयर करने लगते हैं। फिर दोनों बच्चों के बाद नताशा के मोम डेड भी जाकर वहां पर डांस करने लगते हैं, जिन्हें ऐसे लबी डबी होते हुए डांस करते देखकर सारे लोग ताली बजाकर उन्हें भी चेयर करने लगते हैं और रोहन के मोम डेड भी जाकर उनका साथ देते हुए डांस करने लगते हैं। उनके डांस खत्म होने के बाद अहम जी भी अंजलि के साथ जाकर डांस करने लगते हैं। वो दोनों अभी भी बस एक यंग कपल की तरह ही लगते थे, भले ही उनके बच्चे इतने बड़े हो चुके हैं, मगर उनको देखकर कोई भी उन्हें उनके ही बच्चों का बड़ा भाई या बहन ही बोलेगा क्योंकि वो दोनों अभी भी बस 26-27 साल के ही लगते हैं। उन दोनों को डांस करते हुए देखकर सारे लोग उन्हें भी चेयर करने लगते हैं और वहां का माहौल भी एकदम खुश मिजाज हो जाता है। जब सारे बड़ों का डांस हो जाता है तो हमारे ये तीनों कपल भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो भी अपने पार्टनर के साथ जाकर डांस करने लगते हैं। सबसे पहले तो नताशा और आयान आकर अपना डांस करते हैं। नताशा और आयान को डांस करते हुए देखकर नीलिमा और रोहन भी आकर उनके साथ डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए ही नताशा और नीलिमा दोनों कियारा और प्रेम को भी अपने साथ ही खींच लेते हैं और उन्हें भी अपने साथ नचाने लगते हैं। अब तीनों कपल मिलकर जमकर डांस कर रहे होते हैं और बाकी सब उन तीनों का डांस देख ताली बजा रहे होते हैं। उन तीनों की केमिस्ट्री को देखकर कोई भी बिल्कुल ये नहीं बोल सकता था कि उन लोगों ने पहले से इस डांस के लिए रिहर्सल नहीं की होगी। और जैसे ही उनका डांस खत्म होता है सभी लोग जोरों से उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। फिर बाकी सब भी वहां से हटकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और कियारा भी मेहंदी बाली के पास जाकर अपने हाथों में मेहंदी लगवाने लगती हैं।
फिर लास्ट में तान्या भी राहुल के साथ जाकर मैं तेरा बॉयफ्रेंड तू मेरी गर्लफ्रेंड सॉन्ग में डांस करते हैं। और फिर सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद दिन की बारी आती है और सारी लड़कियों के हाथों में मेहंदी लगी होती है तो उनके पार्टनर उन्हें खाना खिला रहे होते हैं। मुंबई एक बड़े से घर के अंदर एक लड़की अपने हाथ में ड्रिंक की ग्लास लिए बैठी होती है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही होती है। वो किसी से फोन में बात करते हुए बोली, मोम आप कब आ रही हो? आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ है? एक लड़की ने मेरी बेइज्जती की, वो भी सबके सामने। मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, वो जानती नहीं है उसने किससे पंगा लिया है। टीना दत्त नाम है मेरा और उस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। मैं उस लड़की की जान ले लूंगी, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की, बोलकर वो अपने हाथ में पकड़े ग्लास का सारा वाइन एक बार में ही पी लेती है। उस लड़की की बात सुनकर दूसरी तरफ से उसकी मोम बोली, रिलैक्स टीना, अगर किसी लड़की ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है तो तुम अपने आदमियों से बोलकर उसको खत्म कर दो। इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? और तुम्हें पता है ना कि तुम वहां पर किस काम के लिए गई हो, तो उस पर फोकस करो। मैं और तुम्हारी बहन बहुत जल्द वहां आने वाले हैं और इस बार जब मैं उन लोगों की जिंदगी में आऊंगी तो सब बर्बाद करके रख दूंगी। तुम बस अपने मकसद पर ध्यान दो, बाकी सबकी फिक्र छोड़ दो। इतना बोलकर वो फोन कट कर देती है। जिसे देखकर वो लड़की बोली, यस मोम, मुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। बोलकर वो अपने सामने टेबल पर ही रखी वाइन की बोतल को उठाकर उसे पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शादी वाले दिन कल रात को देर रात तक प्रोग्राम होने के कारण सारे लोग लेट सोए थे, इसीलिए सभी काफी लेट सोकर उठते हैं। तो अंजलि जी सारे बच्चों के रूम में ही उनके लिए नाश्ता भिजवा देती हैं ताकि सारे बच्चे समय से खा सके। और वैसे भी आज शादी वाला दिन था तो आज का दिन थोड़ा थकाने वाला भी होने का था। वैसे सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर की थी और वो सारी चीज़ों को अच्छे से देख भी रहे थे, मगर फिर भी सभी काम सही से हो भी रहे हैं या नहीं इस बात का ध्यान तो रखना ही था ना। और साथ ही यहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट थी, जिसे पार कर किसी का भी यहाँ पर आ पाना मुश्किल था। पर फिर भी जब तक सारी चीजों को अंजलि अपनी आंखों से देख नहीं लेती उन्हें आराम नहीं मिलता है। वहीं नताशा आराम से सुबह के 12 बजे उठती है और अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए बोली, ओ 12 बज गए और पता भी नहीं चला, ना ही कोई मुझे उठाने आया। फिर वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद के फेस को देखते हुए बोली, शुक्र है रात में इतनी देर से सोने के बाद भी मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स नहीं आए, वरना मैं तो अपनी शादी की फोटोज में बिल्कुल भी अच्छी ही नहीं लगती। फिर वो वहां से वॉशरूम में चली जाती हैं। वही कियारा और प्रेम के रूम में कियारा अपने कबर्ड को खोलकर उसमें अपने कपड़े देख रही होती है। तभी उसकी नज़र वहां पर रखे एक बैग पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उसे कबर्ड से बाहर निकालकर उसमें देखती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर रेड कलर का लहंगा होता है, जिसे देखकर उसके फेस में एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो बेड पर सो रहे प्रेम के पास जाकर उसके गालों पर किस कर बोली, थैंक यू हब्बी। कियारा की बात सुनकर प्रेम के फेस पर नींद में भी एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो कियारा को भी अपने ही पास बेड पर खींचते हुए बोला, वाइफी तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? इस पर कियारा बोली, तुमने मेरे लिए इतनी प्यारी ड्रेस जो लाई, पर तुमने ये ड्रेस कब ली? मैंने तो तुम्हें कहीं जाते हुए भी नहीं देखा है। तो फिर इस पर प्रेम बोला, वाइफी ये ड्रेस तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही लेकर रखा था, पर तुम्हारा ध्यान ही कभी इसमें नहीं गया। प्रेम की बात सुनकर कियारा उसे देखने लगती है तो प्रेम बोला, ये लहंगा मैंने तुम्हारे लिए तब लिया था जब हमारी शादी होने वाली थी, मगर उस समय तुम इसे पहन नहीं सकती थी, इसलिए मैंने इसे संभाल कर रखा था ताकि तुम इसे तब ना सही पर बाद में कभी तो पहनोगी। प्रेम की बात सुनकर कियारा हल्के से प्रेम के होठों को चूमकर बोली, हब्बी तुम सच में दुनिया के सबसे बेस्ट हब्बी हो। कियारा की बात पर प्रेम भी मुस्कुरा देता है और ऐसे ही शाम भी हो जाती है। तो एक कमरे में सारे लड़के मिलकर दुल्हों को तैयार कर रहे होते हैं तो वही दूसरे रूम में सारी लड़कियां तैयार हो रही होती हैं। वही जब नताशा और नीलिमा को देखकर बोली, वो मामी और बुआ आप दोनों आज कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, आप दोनों ध्यान से काला टिका लगा लेना ताकि आपको किसी की नजर ना लगे। आयु की बात सुनकर वहां खड़ी सारी लड़की मुस्कुरा देती हैं। वही बाहर काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था, यहाँ तक कि आज की शादी में न्यूज रिपोर्टर को भी आने की परमिशन तक नहीं थी और इस शादी में बस खास लोगों को ही इनवाइट किया गया था जो बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली या बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिक्स वाले ही होते हैं, जिनका स्वागत नताशा और रोहन के मोम डेड कर रहे होते हैं। वही लोन के बाहर बहुत सारे नताशा के फैन और रिपोर्टर आए हुए थे। नताशा के फैंस तो बस एक झलक ही नताशा की देखने के लिए पागल हुए जा रहे होते हैं। तो वही न्यूज रिपोर्टर इस मौके की तलाश में थे
कि उन्हें बस किसी भी तरह पार्टी में पहुंचने का मौका मिल सके और कोई अच्छी सी गॉसिप मिल जाए, मगर उनमें से कोई भी गेट के अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि अंदर जाने वाले हर बड़े से बड़े बैकग्राउंड वाले इंसान को भी 3 से 4 सिक्योरिटी से होकर गुजरना पड़ रहा था। तो इन लोगों का अंदर जाना तो ना पॉसिबल ही नहीं था। वही नताशा का मेकअप पूरी तरह से हो गया था और वो अपनी ड्रेस पहनकर रेडी भी हो गई थी, मगर नीलिमा उसका बस मेकअप ही हुआ था और वो जैसे ही अपनी शादी की ड्रेस पहनने जाने वाली थी, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर उसके कदम वहीं पर रुक जाते हैं और नीलिमा के साथ ही सारे लोग हैरान होकर उस इंसान को ही देखने लगते हैं। जैसे ही नीलिमा अपनी ड्रेस लेकर उसे पहनने जाती है, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ नीलिमा। जब नीलिमा और बाकी सब उस आवाज को सुनते हैं तो उस दिशा में ही देखने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। आवाज अंजलि की थी। अंजलि जी अंदर आते हुए बोली, नीलिमा बेटा, क्या तुम उस वेडिंग ड्रेस की जगह ये ड्रेस पहन सकती हो? बोलते हुए वो नीलिमा के सामने एक बहुत ही सुंदर ड्रेस रख देती है। नीलिमा उस ड्रेस को देखकर बोली, बुआ ये ड्रेस तो इस पर। अंजलि जी बोली, ये ड्रेस तुम्हारी मोम की है। जब उनकी शादी मेरे भाई से हुई थी तब भाई ने भाभी के लिए बड़े ही प्यार से ये ड्रेस बनवाई थी, मगर अब वो दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपक कर नीचे गिर जाती हैं, जिसे वो जल्दी से साफ कर खुद को संभालते हुए बोली, ये ड्रेस मैं कियारा को उसकी शादी में देना चाहती थी, मगर सबको पता है जब कियारा की शादी हुई थी तब वो ये नहीं पहन सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम इसे अपनी शादी में पहनो तो मैंने इस पर थोड़ा बहुत चेंज करके इसे बिल्कुल नया बना दिया है, ताकि ये ऐसी ना लगे कि ये पुरानी है। फिर वो नीलिमा को देखकर बोली, नीलिमा बेटा, क्या तुम इसे पहनोगी? अगर तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारे मोम डैड तुम्हें इस ड्रेस में देखकर काफी ज्यादा खुश होंगे। बोलते हुए उनकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर जाती है। नीलिमा अपनी बुआ के पास जाकर उन्हें लगे लगा कर बोली, आप बहुत प्यार करती थी ना बुआ मोम और डैड से? इस पर अंजलि जी बोली, हाँ, तुम्हारे डैड मेरे बड़े भाई बड़े ही नहीं बल्कि मेरे लिए सब कुछ थे, मेरी दुनिया थे, और तुम्हारी मोम मेरी बेस्ट फ्रेंड। बोलते हुए उनका गला भर आता है, जिसे देखकर नीलिमा उनसे अलग होकर बोली, बुआ मैं मोम की ड्रेस में अच्छी तो लगूगी ना? इस पर अंजलि जी मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुम बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही बहुत प्यारी लगोगी। बोलते हुए वो उसका माथा चूम लेती हैं और वहां का माहौल थोड़ा सिटी होते देखकर कियारा उन दोनों को देखकर बोली, अगर आप दोनों बुआ भतीजी का रोना हो गया हो तो नीलिमा अब तुम तैयार हो जाओ, शादी के लिए समय हो रहा है। इस पर नीलिमा अपनी माँ की ड्रेस लेकर उसे चेंज करने चली जाती है। जब वो उसे पहनकर मिरर में देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोली, मोम डैड आप दोनों क्यों हमें छोड़कर चले गए? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती है, क्या आप दोनों वापस नहीं आ सकते हो? बोलकर वो वहीं बैठकर रोने लगती है। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रो रही होती है ताकि उसकी रोने की आवाज बाहर ना जा सके, मगर फिर भी उसके रोने की सिसकियां साफ रूम में मौजूद सभी लोगों को सुनाई दे रही होती हैं, जिसे सुनकर सभी की आंखें थोड़ी नम सी हो जाती है। तभी कियारा चेंजिंग रूम का डोर खोलकर अंदर चली जाती है और नीलिमा को ऐसे रोते हुए देखकर उसे अपने गले से लगाकर उसका सर सहलाने लगती है और कियारा को वहां पर देखकर नीलिमा भी और जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर कियारा उसे शांत नहीं करवाती है, बल्कि उसे रोने देती है ताकि उसका मन हल्का हो जाए। जब थोड़ी देर रो लेने के बाद नीलिमा शांत हो जाती है, तब कियारा उसके आंसू पोंछकर बोली, जानती हूँ तुम्हें इस समय मोम डैड की काफी याद आ रही है और तुम्हारे इस दर्द को मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता है, मगर फिर भी मैं बस तुमसे इतना ही कहूंगी कि तुम इस तरह से रोकर मोम डैड को परेशान मत करो। नीलिमा, अगर वो तुम्हें ऐसे रोते हुए देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है, इसलिए अपने आंसू पोंछो और एक बार खुद को शीशे में तो देखो जरा, तुम्हारा सारा मेकअप खराब हो चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि रोहन तुम्हें इस तरह देखे तो भूत समझकर भाग जाए। कियारा की बात पर नीलिमा मुस्कुराकर बोली, नहीं भाभी, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। बोलते हुए वो मुस्कुरा देती है। फिर नीलिमा भी कियारा के साथ बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मिलकर नीलिमा का मेकअप फिर से ठीक कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ दोनों दूल्हे भी तैयार हो चुके थे, जिन्हें लेकर प्रेम और राहुल शादी के लिए बने स्टेज पर लेकर आ चुके थे। वहीं अब इंतजार बस दोनों दुल्हनों के आने का था और साथ ही अब पंडित जी भी आ चुके थे और वो अंजलि जी से दोनों दुल्हनों को लाने का बोलते हैं, जिसे सुनकर अंजलि जी तान्या को फोन कर उन्हें शादी के मंडप तक लाने का बोल देती है। और वही नताशा नीलिमा को देखकर बोली, नीलिमा, मैंने तुझे जो कल डांस स्टेप सिखाई थी तू उसे भूली तो नहीं ना? इस पर नीलिमा उसे देखकर बोली, नहीं भूली यार, मुझे सारी स्टेप अच्छे से याद है। तो अब चलो भी नीचे, गार्डन में सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तभी तान्या उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों ने डांस की प्रैक्टिस की और मुझे बताया तक नहीं? जाओ, अब मैं तुम दोनों से बात भी नहीं करने वाली हूँ। बोलते हुए वो अपना मुंह फुला लेती हैं।
जिसे देखकर नीलिमा हंसते हुए बोली, यार तान्या, हमने ग्रुप डांस की नहीं पागल, शादी के मंडप में जाते समय डांस करने की प्रैक्टिस की है, तो तू उसमें थोड़ी हमारा साथ देती। नीलिमा की बात सुनकर तान्या बोली, हाँ तो पहले बताना चाहिए था ना। उन दोनों की बातों को बीच रोकते हुए नताशा बोली, यार तुम लोग बाद में बातें कर लेना, अभी तो चलो यहाँ से, वरना सारे लोग सोचेंगे कि कहीं दोनों दुल्हन भाग तो नहीं गई। नताशा की बात पर वो सभी लड़कियां हंसने लगती हैं। फिर वो लोग वहां से निकल जाती है और इधर हमारे दोनों दुल्हे और प्रेम बाबू तीनों की ही आंखें अपनी बाली को देखने के लिए तरस रही होती हैं, मगर उनकी बाली है कि आने का नाम ही नहीं ले रही होती हैं। तभी वहां पर तान्या और कियारा आ जाते हैं, जिन्हें ऐसे देखकर अंजलि जी बोली, तुम दोनों अकेली ही आ गई, और वो दोनों कहाँ पर। इस पर तान्या अपना फेस थोड़ा उदास करते हुए बोली, मुंह में उन दोनों को बोली कि चलो मेरे साथ, मगर उन दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बोली कि वो हम दोनों के साथ इस तरह से ऐसे नहीं आएगी। तान्या की बात सुनकर अंजलि जी हैरान होकर बोली, ऐसे नहीं आएगी तो फिर कैसे आएगी? वही अब पार्टी में मौजूद सारे लोग जो वहां पर आकर वहां की तरफों की पुल बांधने में लगे हुए थे और इस पार्टी में आकर खुद को काफी लकी समझ रहे होते हैं और किसी भी तरह से बस किसी भी राजवंश से बात कर अपने बिजनेस के लिए बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो सब भी अब अंजलि जी की बातों को सुनकर उन्हीं के तरफ देखने लगते हैं कि उन्हें अब क्या कोई मसालेदार न्यूज सुनने को मिलने वाली है। वही दोनों लड़कों का फेस हैरान हो जाता है और उसी हैरानी में उनका मुंह खुल जाता है, जिसे देखकर अर्जुन बोला, आप दोनों अपना मुंह बंद कर लो वरना मच्छर अंदर घुस जाएगा, बोलकर वो हंसने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के अपना मुंह बंद कर लेते हैं। तभी कियारा अपनी मोम को देखकर बोली, मोम वो ऐसे नहीं आना चाहते का मतलब है कि वो दोनों उस तरह से आने वाले हैं, यहाँ तक बोलकर वो उन्हें सामने की तरफ इशारा करती हैं, जिसे देखकर सारे लोग उस दिशा में ही देखने लगते हैं जहां पर कियारा ने इशारा किया था। तभी वहां की सारी लाइट अचानक से बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के चेहरों को देखने लगते हैं। तभी उन्हें सामने से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी उस दिशा में ही देखने लगते हैं। तभी वहां पर म्यूजिक की धुन में दोनों लड़की बड़े ही एटीट्यूड के साथ अपनी आंखों में चश्मा चढ़ाकर डांस करते हुए आती हैं और तभी वहां की सारी लाइट ऑन हो जाती है और जैसे ही सारे लोग उनके तरफ देखते हैं, सबके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं।